नमस्ते दोस्तों। बीए पार्ट 2 राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले एक लिंक शेयर करके बताया था कि हमारे सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर में गद्य के तहत कुछ कहानियों की कहानियाँ हमारे कोर्स में हैं। उन कहानियों में भी कहानी चयनिका नाम से जो पुस्तक चलती है, जिसके संपादक डॉक्टर रजनीश भारद्वाज है, जिसमें उन्होंने कुछ कहानियों को संपादित किया है, कुछ का चयन किया है और हमारे लिए एक उत्कृष्ट कहानी संग्रह प्रस्तुत किया। इनकी कुछ कहानियों को हमने कक्षा में समझा है और कुछ एक दो कहानियाँ जो शेष हैं उसे हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो जब लिखी गई तब तो थी ही, आज भी वो प्रासंगिक है। कोई भी लेखक तभी महान बन पाता है जब उनका लिखा हुआ साहित्य समय सापेक्ष न रह करके समय की सभी सीमाओं को पार करता हुआ वर्तमान तक जारी रहे। जब हम किसी कहानी की समीक्षा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में ये आता है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है और यह कहानी क्यों इतनी प्रासंगिक है। तो जैसा कि आपने कहानी को पढ़ा होगा तो उससे आपको लगा होगा कि मुंशी प्रेमचंद का जो खुद का जो पहनावा था, रहन सहन था, वह सारा उनके कहानी में आता है। उन्होंने अपने बारे में एक बार लिखा भी था कि मैं एक निर्धन अध्यापक हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्या खास है जो मैं किसी से कहूँ। महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के असाधारण अंतर्मुखी व्यक्तित्व और अमर साहित्यिक कृतियों के बारे में उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी कफन, गबन, गोदान, निर्मला, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये जो रचनाएं हैं वो खुद बोलती हैं। प्रेमचंद को बोलना नहीं पड़ता कि देखिए मैंने ये लिखा, मेरे इसमें ये है। जैसा कि आजकल के अधिकांश लेखकों को बताना पड़ता है कि मैंने यह लिखा है जिसका यह तात्पर्य होता है। तात्पर्य कहने की ज़रूरत प्रेमचंद को कभी नहीं पड़ी। उनके जितने गूढ़ अर्थ होते हैं वो सब स्वयं पाठक द्वारा गृहीत हुए हैं। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। उनकी कहानियों और उपन्यासों में दर्शाई गई समस्याएं हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से हमारे समाज की जिन समस्याओं की उन्होंने अपने समय में चर्चा की वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है और हम उनसे निजात पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो होरी हो, चाहे धनिया हो, वंशीधर हो, पंडित अलोपीदीन हो, कोई भी हो, आज भी हमारे गांवों और शहरों में ये सभी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती हुई नमक का दारोगा का हम सारांश प्रस्तुत कर देते हैं, जो कि आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उस लिंक, मेरे द्वारा शेयर किए हुए लिंक से मूल कहानी पढ़ी ही होगी। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। राजनीति और प्रशासन में अच्छी पकड़ की बदौलत वो अवैध कारोबार बेरोक टोक करते थे। अधिकांश अधिकारी उनके एहसान तले दबे हुए थे। अलोपीदीन ने धन के बल पर समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को अपना गुलाम बना रखा है और वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते हैं। दरोगा मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को पकड़ लेता है जिन्हें टैक्स की चोरी करते हुए कानपुर ले जाया जा रहा था।
आलोपी दिन आते हैं और दरोगा वंशीधर को रिश्वत देकर बचने की पूरी कोशिश करते हैं, किंतु उनके ईमान को वो डिगा नहीं पाते। दरोगा वंशीधर जमादार को पंडित आलोपी दिन को हिरासत में लेने का हुक्म देता है। वो आलोपी दिन को अदालत में गुनाहगार के रूप में पेश भी करता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी उसे निर्दोष साबित कर देते हैं और वंशीधर को नौकरी से बाहर का रास्ता बता दिया जाता है। ये प्रासंगिकता में मेरे ख्याल से सबसे अधिक प्रासंगिक इस कहानी का पार्ट यही है। उसके बाद की जो स्थिति बनी वह एक आदर्श स्थिति है, जो समाज में हो या न हो ये आवश्यक नहीं, परंतु यहाँ तक की जो स्थिति बताई है प्रेमचंद ने, यह नितांत प्रासंगिक और आज भी होती हुई चीज़ है। आज भी हमारे प्रशासनिक तंत्र में हम ये पाते हैं, ईमानदारी भी अपनी जगह कायम है, आदर्श भी अपनी जगह कायम है, किंतु कई जगह जब हम अखबारों में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ईमानदार रहा व्यक्ति उसे अनावश्यक परेशान करके और ऐसी जगह पर उसे स्थानांतरित किया जाता है अथवा उसे महत्वहीन पदों पर भेजा जाता है, जहाँ पर वह आगे रह करके समाज का भला करने का कोई कार्य न कर सके और जो स्वार्थी तत्व होते हैं उस जगह से जुड़े हुए स्वार्थी तत्व वो अपने स्वार्थों की पूर्ति बेरोक टोक कर सके। ऐसा हमारे समाज में आज भी होता आ रहा है, परंतु प्रेमचंद ने इसे आदर्श स्थिति नहीं बताया। प्रेमचंद जी ने, आपने जैसा कि पढ़ा होगा, इस कहानी के अंत में आते आते आपने देखा होगा कि यह कहानी अंत में आते आते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर इस कहानी को आदर्श में जाकर के समाप्त करना होता है। इसके एक सप्ताह के बाद पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर जाकर के न केवल माफ़ी मांगता है और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बनाता है और उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक भी हो जाता है। दरोगा वंशीधर जैसे ईमानदार लोगों का हमारे समाज में आज भी अभाव है और पंडित आलोपी दीन जैसे रिश्वत देकर 2 नंबर के अवैध धंधे करने वालों की तो जैसे आज भी बाढ़ ही आई हुई है। मुंशी प्रेमचंद जी की ये जो कहानी है ये यूँ तो बहुत अच्छी है, किंतु कहानी का अंत पाठकों को खटकता है। इस विस्तृत संसार में वंशीधर के लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, वो व्यक्ति भला आलोपी दीन जैसे बेईमान व्यक्ति का नौकर बनना कैसे स्वीकार कर लेता है? मुंशी प्रेमचंद जी से भूल हुई? नहीं, मैं वस्तुतः आदर्श की स्थापना करना और उनकी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम देना और आलोपी दीन का हृदय परिवर्तन, यह इस समाज का एक पॉजिटिव पहलू है जिसे प्रेमचंद जी ने उभारने का प्रयास किया है। यह कहानी हमें यह संदेश भी देती है कि ईमानदार व्यक्ति की कद्र तो बेईमान व्यक्ति भी करता है अंत में आकर के, क्योंकि उसका अपना अवैध कारोबार चलाने के लिए उसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। शोषण और बेईमानी पर आधारित अपने काले कारोबार के लिए उसे वंशीधर जैसे एक ईमानदार मैनेजर की ज़रूरत है। अब ये यहाँ आकर के हमारे पास 2 पहलू स्पष्ट होते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वंशीधर की ईमानदारी को देख करके आलोपी दीन इतने प्रभावित हुए हों कि उन्होंने भी तय कर लिया कि बस अब मुझे ईमानदारी से ही काम करना है। दूसरा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतने पैसे कमाने के बाद में भी, इतना प्रभाव कमाने के बाद में भी ईमानदारी की महत्ता को देख करके और अपनी लघुता को, अपनी छोटेपन को उन्होंने महसूस कर लिया हो और इसीलिए उन्होंने अब इस अपने हृदय को पूरी तरह परिवर्तित करके और पवित्र होकर के रहने का भी उन्होंने निश्चय कर लिया हो। यह कहानी न केवल मुंशी प्रेमचंद जी के
कहानी के पूरे भंडार की सरल एवं बड़ी स्पष्ट कही हुई तथा बहुत प्रभावशाली कहानी है। वरन पात्र चयन के आधार पर भी तात्कालिक जो समस्याएं थीं, तत्कालीन सब भारत की जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की में डूबे हुए लोगों के जो मन थे, उनके बारे में भी हमें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने तस्वीर रखती है। यह कहानी बहुत भाषा के लिहाज से देखा जाए तो इस कहानी में ठीक उसी भाषा का प्रयोग हुआ है जिस भाषा में लोग सोचते हैं। पंडित अलोपी दिन अपनी पंडित वाली भाषा लपेटी हुई और बड़ी सिद्धहस्त भाषा में बोलते हैं। नए नए लड़के बंशीधर की भाषा कड़क है। पिता की सीख उनके जीवन भर के जो पूंजी है उससे निकली हुई है। तो लेखक के स्वयं की जो भाषा है वो बड़ी व्यंग्यात्मक है और लगता ऐसा है कि वो बेईमानों का साथ दे रहे हैं, पर वस्तुतः वो एक व्यंग के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि देखिए भारत कैसा है। तो एक प्रभावशाली कहानी हमने समझी, आप इसे समझने की कोशिश करें और कहानी के तत्वों के आधार पर आप इसे लिखने की कोशिश करें। मैंने एक और लिंक शेयर किया है इसी ग्रुप में, जिसमें हमने ये देखा है कि कौन कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य कहानियों का भी आप अध्ययन करें, प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।